Hi, Assalamu alaikum. Welcome to my class. I hope that you all are doing great. And you know that currently we are discussing the UN. And in the previous lectures we discussed its evolution, its objectives, principles, and even the structure of the UN. Today we are going to study the reforms which are needed in this organization, means in the United Nations organization. And besides this, we will also discuss the India's stand as far as the reformation in the United Nations organization is concerned. Have a look at board. I have written here areas where the reforms are needed. As you know that every organization needs reforms and improvements to face the challenge or to adopt itself within the changed environment, to face the challenges efficiently and also mark an improvement in other areas. And the same is the case with the United Nations organization. It also needs reforms. And the areas where the reforms are demanded by the members is structure and process of UN and jurisdiction of the UN. ये वो एरियाज है जहाँ पर लोग क्या रिफॉर्म चाहते हैं. एक तो यूएन का स्ट्रक्चर, उसमें रिफॉर्म चाहते हैं. सेकंड द प्रोसेस ऑफ यूएन का जो काम करने का तरीका है उसमें कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है. एंड तो जो नेक्स्ट एरिया है दैट्स द जुरिडिक्शन ऑफ द यूएन की जुरिडिक्शन, यूएन के पावर्स किस किस एरिया पे होने चाहिए, किन किन मैटर्स पे होने चाहिए, उनमें ये चीज़ें डिस्कस करनी है. आपको पता होगा कि जैसे कि अगर हम यूनाइटेड नेशन इस अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इसमें अगर मेंबर्स चाहते हैं किसी स्फीयर में और किसी पार्ट में क्या चाहते हैं, स्ट्रक्चर के किसी पार्ट में रिफॉर्म्स चाहते हैं, दैट इज़ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यू नो कि बहुत सारे लोग ऐसे चाहते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें क्या करना चाहिए, उसमें जो मेंबरशिप है वो इंक्रीज़ करनी चाहिए, वीटो का एबॉलिश करना चाहिए, और वही प्रोसेस को क्या प्रोसेस मीन्स वीटो को एबॉलिश करना चाहिए. और इसी तरह से लोग चाहते हैं कि जो यूएन की जुरिडिक्शन है उसको इंक्रीज़ करना चाहिए, उसको इसका ज़्यादा रोल रहना चाहिए इन द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी. और कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं नहीं इसको एबॉलिश ही करो, इसका यहाँ तो इसका रोल जो है दैट शुड बी कन्फाइंड, दैट शुड रिमेन कन्फाइंड टू द डेवलपमेंटल प्रोसेस ओनली. तो इस तरह से क्या प्रॉब्लम है कि सब चाहते हैं कि रिफॉर्म्स होने चाहिए. कोई कहता है कि रोल को कम करो, कोई कहता है रोल को बढ़ाओ, कोई कहता है इसको रिस्ट्रक्चर करो, कोई कहता है इसकी जो प्रोसेस है उसको करेक्ट करो. लेकिन कंसेंसस बिल्ड नहीं होता कि किस तरह से करेंगे, कब करेंगे और किस तरह से इन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करेंगे. तो रीजंस क्या है, पहले देखेंगे रीजंस क्या है, क्यों रिफॉर्म्स चाहते हैं लोग. एंड यू नो दैट यूनाइटेड नेशंस का बनाया गया 1945 में यूनाइटेड नेशंस बनाया गया. उस टाइम जो ग्राउंड रियलिटीज़ थी, उस टाइम जो डिमांड्स थे वो डिफरेंट थे as compared to the present realities and present demands. वर्ल्ड वार सेकेंड ने जो जो इनसिक्योरिटी जो क्रिएट की थी, एक इनसिक्योरिटी एक डिलेमा क्रिएट किया था. तो एक डिलेमा क्रिएट किया था, उसकी वजह से जब उस टाइम जो यूएन बनाया गया तो चैलेंजेस कुछ डिफरेंट थे. लेकिन तब से आज तक तो देयर इज ए सी चेंज इन द सिचुएशन राइट नाउ. उस टाइम वर्ल्ड का ऑर्डर कुछ और था, आज वर्ल्ड का ऑर्डर कुछ और है. तो इसीलिए लोग चाहते हैं कि नहीं उस टाइम की रियलिटीज़ थी वो आज एब्सोल्युटली डिफरेंट रियलिटीज़ है. वो उस टाइम की रियलिटीज़ आज एग्जिस्ट ही नहीं हो रही है. आज कुछ न्यू रियलिटीज़ इमर्ज हुई है और इसलिए जो यूएन है उसको आज के रियलिटीज़ को देख के ही रिस्ट्रक्चर करना होगा. रीजन इसके सेट किए जाते हैं, क्या क्या चेंजेस तब से आज तक हुई है. दैट मीन्स कोल्ड वार के बाद, स्पेशली कोल्ड वार के बाद क्या क्या चेंजेस हुई है वर्ल्ड ऑर्डर में, इंटरनेशनल सिनेरियो में, जिसकी वजह से यूएन में क्या रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है. यूएसएसआर कोलैप्स्ड, आपको याद ही होगा जब हमने कोल्ड वार पढ़ा कि 90s में 1990 में 91 में क्या यूएसएसआर क्या हो गया, कोलैप्स हो गया. तो इस तरह से सेकंड वर्ल्ड वहीं पे ख़त्म हो जाता है. जब यूएसएसआर सोवियत यूनियन जब कोलैप्स हुआ तो एक पावर ब्लॉक ही कोलैप्स हुआ, पोलरिटी खत्म हो गई. जो पोलरिटी उस टाइम एग्जिस्ट हो रही थी तो वो पोलरिटी खत्म हो गई. ये भी एक चेंज है. सेकंड जब भी खत्म हो गया, जब सेकंड वर्ल्ड ही खत्म हो गया, पोलरिटी खत्म हो गया, तो ओब्वियसली जो यूएस है, यूएस क्या बन गया, ये क्या इमर्ज हुआ एज ए
स्ट्रॉन्गेस्ट पावर, एज ए स्ट्रॉन्गेस्ट पावर। और इतना ही नहीं, उस टाइम बिफोर ड्यूरिंग द एरा ऑफ द कोल्ड वार जो यूएस और यूएसएसआर के जो रिलेशंस थे बहुत ही टेंसिव रिलेशंस थे एक्चुअली, जिसको कोल्ड वार कहा जाता है, हमने अच्छे से पढ़ा है। तो लेकिन जब ये कोल्ड वार ख़त्म हो गया उसके बाद जो रशिया और जो यूएस और रशिया है, रशिया जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूएसएसआर को, इज द सक्सेसर ऑफ द यूएसएसआर। तो जो रशिया और यूएसए के बीच आजकल जो रिलेशंस है उसमें ज़्यादातर कॉपरेशन दिखती है। देयर इज अ मार्केट कॉपरेशन, देयर इज अ मार्केट कॉपरेशन इन द रिलेशनशिप बिटवीन द यूएस एंड रशिया। और साथ साथ में क्या जो चाइना है, दैट्स अ फास्ट एमर्जिंग ग्रेट पावर। चाइना क्या है, फास्ट एमर्जिंग ग्रेट पावर, इट्स अ emerging fast emerging economy, it's a fast emerging economy, or we can simply say great power, and India is also growing, India भी grow हो रहा है, ये भी change हुई है, India is also growing. Asian economies are growing at an unprecedented rate. मेंबर्स क्या बोल रहे हैं कि जो एशियन इकोनॉमीज है वो भी ग्रो हो रही है at an unprecedented rate. Many new countries joined UN. कोल्ड वार के बाद, कोल्ड वार ख़त्म होने के बाद बहुत सारी कंट्रीज़ ने बहुत नए मेंबर्स यूएन के बन गए। जैसे कि आपको पता ही होगा जो यूएसएसआर के जो रिपब्लिक्स थे, 15 रिपब्लिक्स थे, जब वो अलग अलग हो गए उन्होंने यूएन को ज्वाइन किया। इतना ही नहीं, जो फॉर्मर कम्युनिस्ट कंट्रीज़ ऑफ ईस्टर्न यूरोप थे उन्होंने भी ज्वाइन किया। इस तरह से इसका जो नंबर था वो भी इंक्रीज़ हुआ। एंड न्यू चैलेंज emerged, न्यू चैलेंजेस emerged, नए चैलेंज भी आज इमर्ज हुई है, जैसे कि सिविल वॉर्स है, जैसे कि इतने कन्फ्लिक्ट्स है, जैसे कि टेररिज्म है, जैसे कि एनवायरमेंट डिग्रेडेशन है, जैसे क्लाइमेट चेंज है, जैसे टेररिज्म है। इस तरह के जो नए चैलेंजेस हैं ये इमर्ज हुई है और यूएन को फिट करने के लिए, जैसे इस चेंज्ड एनवायरनमेंट में जब ये बन गया तो एनवायरनमेंट कुछ और था, कोल्ड वार तक थोड़ा धीरे धीरे चेंज हुआ और कोल्ड वार के बाद ये एनवायरनमेंट टोटली चेंज हुआ है। तो यूएनओ को आज इस एनवायरनमेंट में फिट होने के लिए यूएनओ में क्या करनी है, रिफॉर्म्स करनी ज़रूरी है, रिफॉर्म्स करने लाजमी है। ये इस तरह से मेंबर्स का कहना है, ये रीजंस इसीलिए साइड किए जाते हैं। अब रिफॉर्म्स जो स्ट्रक्चर, रिफॉर्म्स इन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर में क्या क्या रिफॉर्म्स चाहते हैं। जो मेंबर्स है वो स्ट्रक्चर में क्या क्या रिफॉर्म्स चाहते हैं। एक्चुअली मैंने ये भी बोला कि अगर वो किसी स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहते हैं, जो स्ट्रक्चरल चेंज वो चाहते हैं यूएनओ में, दैट्स द चेंज इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। दैट मीन्स जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्मेशन वो चाहते हैं और जो रिफॉर्म्स वो स्ट्रक्चर में चाहते हैं, वो रिफॉर्म्स किस चीज़ में चाहते हैं, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। As it's a very main body, I told you that it's the executive body, it's the action agency found in the United Nations organization. In 1992 में क्या होता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया और उस रेजोल्यूशन में उन्होंने 3 इश्यूज रिफ्लेक्ट किए, 3 कंप्लेंट्स उन्होंने मेंशन किए। क्या इश्यूज उन्होंने मेंशन किए, उन्होंने क्या बोला उस रेजोल्यूशन में, उन्होंने बोला जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल नो लॉन्गर रिप्रेजेंट्स द कंटेम्परेरी पॉलिटिकल रियलिटीज़। उन्होंने क्या बोला, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है आज प्रेजेंट में जो कंटेम्परेरी पॉलिटिकल रियलिटीज़ आज इमर्ज हुई है वो इनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, हाँ मानते हैं कि जब इसको बनाया गया उस टाइम इनको वीटोज़ दिए गए, क्योंकि उस टाइम सिचुएशन ही ऐसी थी और इनके वीटोज़ की वजह से ही कोल्ड वार के सेकंड वर्ल्ड वार के बाद या ऐसे भी कह सकते हैं कि कोल्ड वार एक थर्ड वर्ल्ड वार में और हॉट वार में इमर्ज नहीं हुआ, लेकिन वो कोल्ड वार भी ख़त्म हो गया, वो बाइपोलरिटी भी ख़त्म हो गई। आज उस तरह की सिचुएशन नहीं है, उस तरह के मिलिट्री ब्लॉक्स नहीं बनाए जाते, उस तरह की सिचुएशन नहीं है, चेंज हुई है। लेकिन उस टाइम की जो रियलिटीज़ थी, ग्राउंड रियलिटीज़, वो एब्सोल्युटली डिफरेंट थी एज़ कम्पेयर टू द प्रेजेंट रियलिटीज़। जो आजकल के पॉलिटिकल रियलिटीज़ है वो डिफरेंट है और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को रिप्रेजेंट नहीं करता। और सेकंड क्या उस रेजोल्यूशन में उन्होंने बोला कि इट्स डिसीजंस रिफ्लेक्ट ओनली द वेस्टर्न इंटरेस्ट्स एंड वैल्यूज एंड डोमिनेटेड बाय PFAP नेशंस। यही बोल रहा है कि इस रेजोल्यूशन ने ये चीज़ें डिसाइड की है कि जो भी डिसीजन इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लिए जाते हैं और डिसीजंस में ज़्यादातर किन इंटरेस्ट्स को जगह मिलती है,
वेस्टर्न इंटरेस्ट को जगह मिलती है, वेस्टर्न वैल्यूज़ को जगह मिलती है. मीन्स दो डिसीजंस रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न नेशंस और वेस्टर्न कंट्रीज एंड वेस्टर्न वैल्यूज़ और द वैल्यूज़ ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज. एंड ऑल्सो देयर इज द डोमिनेंस of the P5 nation, means the nations which have got the permanent seat in the United Nations Security Council. 5 nations, उनको हम सिंपली शॉर्ट में P5 कहते हैं. ये डोमिनेंस दिखा रही है. और किसी एक ने कहा भी, किसी एक जो सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशंस के, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, उन्होंने ये बोला कि जब तक ना ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिस्ट्रक्चर किया जाएगा तब तक यूएनओ कभी अच्छी बॉडी नहीं बन सकती, कभी इफेक्टिव बॉडी नहीं बन सकता. और यहाँ पर जब तक ना इनको वीटो ख़त्म किया जाएगा तब तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को क्या नहीं किया जा सकता, उसको रिफॉर्म नहीं किया जा सकता. और थर्ड पॉइंट उसने उन्होंने क्या मेंशन किया था, इट लैक्स द इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन. इट लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन. इसमें रिप्रेजेंटेशन इक्विटेबल नहीं है. देयर इज नो इक्वल रिप्रेजेंटेशन. फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बोला कि कल भी मैंने बोला कि इसमें जब रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड की जाती है, जैसे 5 सीट्स एशिया और अफ्रीका को दी जाती है ना, और एक सीट एक सीट किसको मिल जाती है, वेस्टर्न यूरोप को मिल जाती है, और 2 सीट्स ईस्टर्न यूरोप एंड बाकी स्टेट्स को मिल जाती है. तो ये चीज़ें जो है, तो इस तरह से क्या किया जाता है, कुछ स्टेट्स, कुछ कॉन्टिनेंट्स, उनको ज़्यादा क्या मिल जाती है, रिप्रेजेंटेशन, दैट मीन्स दे आर ओवर रिप्रेजेंटेड, और कुछ स्टेट्स और कुछ कॉन्टिनेंट्स अंडर रिप्रेजेंटेड है. फॉर एग्जांपल यूरोप की बात करेंगे, ओवर रिप्रेजेंटेड है, वहाँ पे 2 परमानेंट मेंबर्स आपको मिलेंगे, वहाँ पे 2 नहीं 3 परमानेंट मेंबर्स मिलेंगे. तो इसके बरक्स आप चले जाइए लैटिन अमेरिका, वहाँ पे आपको परमानेंट मेंबर ही नहीं मिलेगा, वहाँ तो आपको परमानेंट मेंबर ही नहीं मिलेगा. और इतना ही नहीं, एक बार अगर किसी मेंबर को इलेक्ट किया गया उसके बाद उसको इमीडिएटली फिर से इलेक्ट नहीं किया जाता. तो इसी तरह से एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, सॉरी इक्विटेबल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है बट नॉट इक्विटेबल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी. और 1997 में जब रिफॉर्म्स की डिमांड बढ़ गई, सब चाहते थे कि रिफॉर्म्स हो जाए. जो उस टाइम के सेक्रेटरी जनरल थे, 1997 में जो उस टाइम के कौन थे सेक्रेटरी जनरल, उनका नाम क्या था, कोफी अनान. उन्होंने एक इंक्वायरी शीट की, उन्होंने वो रास्ते ढूंढने शुरू किए कि जिसके थ्रू यूएनओ को क्या किया जाए, रिफॉर्म किया जाए. तो बहुत सारी सजेशंस दी गई कि किस तरह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को क्या किया जाए, रिफॉर्म किया जाए. और फाइनली वो एक क्राइटेरिया डेवलप किए गए कि जो मेंबर, चाहे वो जो मेंबर होगा, न्यू मेंबर होगा, चाहे वो परमानेंट मेंबर होगा या नॉन परमानेंट मेंबर, उसके पास क्या क्या क्वालिटीज़, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए. जो क्राइटेरिया है टू बिकम ए न्यू मेंबर, वेदर द परमानेंट और द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, और द नेशन who has to become the member of the United Nations Security Council, either permanent member or non-permanent member, must be a major economic power. पहले वो एक बिग और a major economic power होना चाहिए. और सेकंड, the state must be a major military power. इकोनॉमिक पावर भी होना चाहिए, मेजर इकोनॉमिक पावर भी होना चाहिए, और साथ साथ में एक मेजर मिलिट्री पावर भी होना चाहिए. एंड थर्ड पॉइंट क्या, थर्ड क्राइटेरिया क्या है, मस्ट बी ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू द यूएन बजट. जो यूएन बजट है उस बजट में उस नेशन की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहनी चाहिए, मेजर कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए. उतना ही नहीं, इवन क्या बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन में एक बिग नेशन भी होना चाहिए. और नेक्स्ट वन इज दैट नेशन दैट रेस्पेक्ट्स द डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स. ये वो नेशन होना चाहिए जो किसको ना रेस्पेक्ट देता है, एक डेमोक्रेसी को रेस्पेक्ट देता है और ह्यूमन राइट्स को भी रेस्पेक्ट देता है. एंड अ नेशन और अ कंट्री, जो लास्ट वन है, अ कंट्री और अ नेशन दैट वुड मेक द यूएन, दैट वुड मेक द काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, मोर रिप्रेजेंटेटिव इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिया. तो ये वो नेशन होना चाहिए जिसको अगर क्या मिलेगी, सीट मिलेगी, किसमें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर सीट मिलेगी, मेंबरशिप मिलेगी, तो उसकी वजह से उस
उसकी वजह से क्या होना चाहिए, काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहिए इन टर्म्स ऑफ द ज्योग्राफी। दैट मीन्स वो इस कंटेंट वो इस तरह से उसकी ज्योग्राफी होनी चाहिए, उस तरह से वो लोकेटेड होना चाहिए। जब उसको ये मिलेगी मेंबरशिप मिलेगी तो उसका वो पूरा एरिया है, अगर वो कॉन्टिनेंट जिस कॉन्टिनेंट से होगा उस पूरे कॉन्टिनेंट को क्या रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। दैट मीन्स ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक ही कॉन्टिनेंट से अगर ये चीज़ें हैं, अगर ये जो बाकी चीज़ें हैं जैसे मेजर पावर, मेजर इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर, मेजर कंट्रीब्यूटर द यूएन बजट, क्या अगर वो एक ही कॉन्टिनेंट से होंगे क्या उन सबको ही मेंबरशिप मिलेगी? नो। जो लास्ट वन फैक्टर है, जो लास्ट वन रिक्वायरमेंट है, वो यही बोल रहा है कि नहीं, उस कंट्री की लोकेशन इस तरह से होनी चाहिए। जब इसको क्या मिलेगी, रिप्रेजेंटेशन, इसको रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी और मेंबरशिप मिल जाएगी यूएन काउंसिल में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो पूरी जोग्राफिया को वो रिप्रेजेंट करना चाहिए। दैट मीन्स कि उस कॉन्टिनेंट उस तरह से उसको मेंबरशिप मिलनी चाहिए कि जोग्राफिया इज वेरी वेल रिप्रेजेंटेड, कॉन्टिनेंट्स आर वेरी वेल रिप्रेजेंटेड। तो ये क्राइटेरिया था, अगर परमानेंट या नॉन परमानेंट मेंबर बनना होगा तो ये चीज़ें उस नेशन में होनी चाहिए टू हैव द मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। अब जो प्रोसेस में क्या रिफॉर्मेशन चाहते हैं लोग, जो मेंबर है वो क्या चाहते हैं कि प्रोसेस को किस तरह से रिफॉर्म किया जाए। एक्चुअली यू नो दैट कि जो परमानेंट मेंबर्स है, जो परमानेंट मेंबर्स है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, उनके पास एक स्पेशल राइट होता है, दैट इज वीटो। अगर कोई सबस्टेंटिव मैटर होगा, उसको अगर क्या करना है, उस पर डिसाइड करना है, उस पर कोई फैसला लेना है, कोई डिसीजन लेना है, तो जो परमानेंट मेंबर्स हैं इन सबको उसको फेवर करना होगा। अगर कोई एक डिसीजन उसको फेवर नहीं करता है, उस डिसीजन को नेगेट करता है, जो डिसीजन उसमें लिया जाएगा, जो जजमेंट उसमें दिया जाएगा उसके खिलाफ जाता है, इवन कि अगर 14 मेंबर्स उस डिसीजन के फेवर में भी होंगे लेकिन एक परमानेंट मेंबर उसके अगेंस्ट जाता है तो उस डिसीजन को वो स्टॉल कर लेता है। दैट मीन्स वो डिसीजन एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, इसीलिए मैंने पहले भी बोला कि सबस्टेंटिव मैटर जो होते हैं, जो इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं, उन पे जो P5 नेशन है उनका कंकॉर्डेंस होना ज़रूरी है, उनका फेवर होना ज़रूरी है। जो बाकी है और जो प्रोसीजरल इश्यूज़ है उसमें अगर 9 वोट्स भी मिल जाते हैं तो वो भी काफ़ी है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है जिसको हम सबस्टेंटिव इश्यूज़ कहते हैं, सबस्टेंटिव मैटर्स कहते हैं, उनमें इन P5 नेशंस का फेवर होना ज़रूरी है। अगर वो किसी डिसीजन में किसी प्रोसेस को प्रोहिबिट करते हैं, प्रोहिबिट करना, वीटो मीन्स राइट टू प्रोहिबिट करते हैं, उस डिसीजन में जो प्रोसेस उन्होंने इनिशिएट करनी है उसको रोक लगाता है, उसको नेगेट करता है, दैट नेगेशन इज रेफर्ड एज वीटो, और दैट राइट टू प्रोहिबिट इज रेफर्ड एज वीटो। तो इससे क्या हो जाता है कि ये कहा जाता है कि नहीं, दिस इज अगेंस्ट द concept of democracy, this veto power जो है, this against the concept of the democracy and sovereign equality of the members। कि जो पहले भी मैंने बोला कि जो सेकंड आर्टिकल है किस चीज़ का, यूएन चार्टर का, that mentions the basic principles, और जो very first principle says that mentions the sovereign equality of all the members of United Nations। जो भी यूनाइटेड नेशन जो मेंबर्स है वो इक्वल है, वो सवरेंग है, वो इक्वल है, चाहे वो बिग है, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे वो पावरफुल हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वीक है, पावरफुल, जो भी है, लेकिन वो जो भी उनका स्टैटस है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो इक्वल है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जाता है, नहीं, अगर एक तरफ से आप प्रिंसिपल में ये कहते हो, आप चार्टर में ये कहते हो, कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहते हो, दूसरी तरफ से आपने इनको वीटो दे के रखा है, तो ये तो पूरा वायलेशन है फर्स्ट प्रिंसिपल का। हाँ, मानते हैं कि उस टाइम में वीटो होना ज़रूरी था जब यूएनओ को बनाया गया, लेकिन आज इस चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं, इसलिए इसको क्या किया जाए, इसको एबॉलिश किया जाए। तो ये प्रोसेस, दैट मीन्स ये रिफॉर्मेशन डिमांड की जाती है किसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। वो जो जुरिडिक्शन में क्या कहा जाता है, इस जुरिडिक्शन में क्या कहा जाता है, जुरिडिक्शन को भी लोग चेंज करना चाहते हैं। जैसे मैंने अभी बोला, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो चाहते हैं कि नहीं, इसका एनहांस्ड रोल होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ पीस एंड कोऑपरेशन, और कुछ कहते हैं नहीं, इसका रोल जो है ना वो खाली डेवलपमेंटल इश्यूज़ के रिलेटेड होना चाहिए ओनली, तो बाकी का इसका रोल कुछ नहीं रहना चाहिए, इसका रोल बाकी ख़त्म कर लो। तो यहाँ पे वही चीज़ हमें देखनी है कि लोग
दैट मीन्स मेंबर्स क्या चाहते हैं कि इसमें यूनाइटेड नेशंस जो यूनाइटेड नेशंस की जुरिडिक्शन है उसमें 2005 में एक मीटिंग हो रही है, 2005 में एक मीटिंग हो रही है, तो उसमें उन्होंने तो उस मीटिंग में मेंबर्स ने क्या डिसाइड किया, उन्होंने सजेस्ट किया कि कुछ स्टेप्स हमें लेनी है। दैट मीन्स कुछ स्टेप्स हमें लेनी है, कुछ रिफॉर्मेशन करनी है जिससे यूनाइटेड नेशंस को मोर रिलेटेड बनाया जाए, जिससे क्या किया जाए, टू मेक द यूनाइटेड नेशंस मोर रिलेवेंट or to make the United Nations more relevant to deal the present issues, to deal the present issues। तो उसमें उन्होंने क्या बोला था, दैट मीन्स पहला स्टेप उन्होंने क्या बोला था वहाँ पे रेजोल्यूशन में और इस मीटिंग में क्या डिसाइड किया था, तो क्या किया था, पीस बिल्डिंग कमीशन क्रिएशन ऑफ द पीस बिल्डिंग कमीशन, एक कमीशन बनाया जाएगा, यूएनओ का एक कमीशन बनाया जाएगा जिसका काम क्या रहेगा, पीस बिल्ड करना है, जिसका काम क्या रहेगा, टू बिल्ड द पीस। तो सेकंड उन्होंने क्या बोला कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल क्रिएट किया जाएगा जो ऑपरेशनल है 2006 से। वैसे पहले ह्यूमन राइट्स कमीशन था लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, फिर ह्यूमन राइट्स काउंसिल 2006 से बनाया गया। और क्या बोला था कि एग्रीमेंट्स टू अचीव द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, एग्रीमेंट्स किए जाएंगे जिसमें क्या किस चीज़ के लिए एग्रीमेंट्स किए जाएंगे, फॉर द अचीवमेंट ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। और कंडमनेशन ऑफ द टेररिज्म को हर हाल में कंडम किया जाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, किसी भी फॉर्म में किसी भी मैनिफेस्टोस में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एंड क्रिएशन ऑफ द डेमोक्रेसी फंड को क्रिएट किया जाएगा टू प्रमोट द डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। एंड वाइंडिंग अप ऑफ द ट्रस्टीव काउंसिल, और ट्रस्टीव काउंसिल को क्या करेंगे, ट्रस्टीव काउंसिल को वाइंड अप करेंगे, अबॉलिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि जो अभी हमने क्राइटेरिया पढ़े किस चीज़ के लिए, यूएन के मेंबर बनने के लिए, ये क्राइटेरिया कुछ मेंबर्स को अच्छे लगे, कुछ मेंबर्स को अच्छे नहीं लगे। कुछ मेंबर्स ने देखा कि नहीं, जो इस क्राइटेरिया में एडवांटेजेस लाइक करती है, और कुछ क्राइटेरिया ऐसे हैं जिनसे उनको फ़ायदा पहुँचने वाला है, और कुछ क्राइटेरिया ऐसे हैं जिनको उनको नुकसान पहुँचने वाला है। दैट मीन्स देयर आर सम क्राइटेरिया विच सर्व देयर इंटरेस्ट्स, बट देयर आर सम क्राइटेरिया विच डज नॉट एट ऑल। इसी तरह से यहाँ पर भी कंसेंसस बिल्ड नहीं हुआ। जिस तरह से यहाँ पर कंसेंसस बिल्ड नहीं हो रहा है, उसी तरह से यहाँ पर भी कंसेंसस बिल्ड नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल पीस कमीशन के बारे में क्वेश्चन पूछे गए कि ऐसे इसकी जुरिडिक्शन क्या रहे, किस मैटर्स को ये एंटरटेन कर लेगा इस वाले जुरिडिक्शन में, और इसको किस तरह से क्रिएट किया जाएगा, इसका रोल क्या रहेगा, ह्यूमन राइट्स को किस तरह से ह्यूमन राइट्स को किस तरह से डिफाइन करेंगे, और उनके अगर वायलेशन होगी ऐसा उनकी वायलेशन को किस तरह से देखा जाएगा, और क्या इसको रियलिटी में कोई फिजिकल कोई टीथ्स देंगे, या इस तरह के पावर्स मिलेंगे कि वो फिजिकली उन वायलेशंस को सप्रेस कर सके, उन वायलेशंस को कंट्रोल कर सके। उसी तरह से गोल्स में भी, या इसी तरह से फंड्स में भी किस तरह से फंड्स को यूटिलाइज किया जाएगा, फंड को किस तरह से पहले कलेक्ट किया जाएगा, बाद में उसको किस तरह से यूटिलाइज किया जाएगा टू प्रमोट द डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर भी मेंबर्स में कंसेंसस बिल्ड नहीं हो रही है, रिफॉर्मेशन तो सब चाहते हैं, लेकिन किस तरह से रिफॉर्म करें, किस तरह से एग्री हो सारे पॉइंट्स पर, वही कंसेंसस बिल्ड नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर हम वीटो की बात करेंगे, जो P5 नेशंस है वो नहीं चाहेंगे कि हमारा जो वीटो है, जो हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मिला है, उस राइट को हम खो बैठे या उस राइट को हम गिव अप करें, क्योंकि उनसे उनका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है और है भी। और अगर वो बिग पावर्स उससे विड्रॉ करेंगे, उनके पास वीटो नहीं रहेगा, तो ओब्वियसली वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनका इंटरेस्ट उसमें नहीं रहेगा। अगर उनका इंटरेस्ट नहीं रहा, उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया, तो ये पूरा का पूरा यूएनओ जो है ना इनइफेक्टिव बन जाएगा, उतना एफिशिएंट नहीं रहेगा। इस तरह से ये कुछ इश्यूज रहते हैं इन द रिफॉर्मेशन प्रोसेस। अब इंडिया क्या चाहता है, इंडिया स्टैंड क्या रहता है? इंडिया स्टैंड मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। इंडिया फेवर्स द रिस्ट्रक्चरिंग एंड रिफॉर्मेशन इन द यूएनओ। इंडिया चाहता है कि फेवर कर रहा है कि नहीं, इसको रिस्ट्रक्चर करना है, इसके स्ट्रक्चर में रिफॉर्म करने हैं, वो जो बाकी जो एरियाज है जैसे प्रोसेस एंड जुरिस्डिक्शन, उसमें भी रिफॉर्म्स करनी है।
और ये क्या चाहता है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि कुछ लोग चाहते हैं, कुछ मेंबर चाहते हैं कि नहीं यूएनओ का जो रोल है वो खाली डेवलपमेंटल इश्यूज़ के रिलेटेड होना चाहिए और उसके अलावा कुछ नहीं। जो इंडिया है, इंडिया क्या सपोर्ट कर रहा है, इंडिया बोल रहा है कि नहीं इसका रोल डेवलपमेंटल इश्यूज़ में भी रहना चाहिए और ज़्यादा रोल रहना चाहिए और साथ साथ में पीस एंड कोऑपरेशन में भी इसका रोल रहना चाहिए। तो इंडिया का यही बोलना है कि जो डेवलपमेंट है दैट लाइज एट सेंटर टू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। अगर डेवलपमेंट प्रमोट होगी तो उसी के बाद में पीस एंड कोऑपरेशन प्रमोट हो सकती है। अगर डेवलपमेंट प्रमोट नहीं होगी, अगर डेवलप्ड नेशंस नहीं है, अगर डेवलपमेंट नहीं है तो पीस एंड कोऑपरेशन को प्रमोट करना वो एक मुश्किल बात है। ये इंडिया का बोलना है। जो इंडिया की जो इंडिया इज मोस्टली कंसर्न विद द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसी में वो ज़्यादा रिफॉर्मेशन उसकी तरफ वो ज़्यादा कंसर्न है। और वो कंसर्न क्यों है, वो इसीलिए कंसर्न है क्योंकि वो चाहता है कि मुझे भी परमानेंट सीट मिले। और इंडिया क्यों चाहता है परमानेंट सीट मिले, इससे पता है कि जब परमानेंट सीट मिले तो इस पर ओबियसली जो इसकी फॉरेन पॉलिसी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर बन सकती है, वो एक ग्रेट पावर बन सकता है और वो बाकी चीज़ें नो इंटरनेशनल स्फीयर में उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस रह सकता है। ओबियसली उसकी रेपुटेशन भी बढ़ जाती है। इसलिए इंडिया चाहता है कि नहीं मुझे क्या मिलनी चाहिए, सीट मिलनी चाहिए। और इंडिया ने क्या क्या क्लेम्स किए। इंडिया सेज दैट United Nations General Assembly expanded considerably, but United Nations Security Council remained static. इंडिया का बोलना है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो है, जब से यूनाइटेड नेशंस क्रिएट किया गया तब से लेके आज तक इसका जो साइज़ है वो एक्सपेंड हुआ है, बहुत एक्सपेंशन हुई है उसमें। लेकिन जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, हाँ 60s में इसमें रिफॉर्म्स किए गए, मेंबरशिप को इंक्रीज़ किया गया, मेंबरशिप को फ्रॉम 11 to 15, लेकिन तब से आज तक इसकी मेंबरशिप को इंक्रीज़ नहीं किया गया और जिसकी वजह से एक फुली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं रही। और इंडिया का कहना है कि जो इट सपोर्ट्स इन बोथ, हाँ इंडिया क्या किसको सपोर्ट कर रहा है, परमानेंट इंक्रीज इन द परमानेंट मेंबरशिप उसको भी सपोर्ट कर रहा है एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स। ये बोल रहा है कि नहीं परमानेंट मेंबरशिप है उसको भी इंक्रीज करना चाहिए और नॉन परमानेंट मेंबरशिप जो इसमें है उसमें भी इंक्रीज करना चाहिए। और इंडिया साथ साथ में बोल रहा है कि जो रोल है यूएनए का आज प्रेजेंट टाइम में इंक्रीज हुआ है, बहुत ही इंक्रीज हुआ है। और तो इसको मेजर पॉलिटिकल सपोर्ट भी चाहिए। और वो पॉसिबल कैसे है, वो पॉसिबल तब है जब इसको फुली रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए, जब इसमें मेंबरशिप को इंक्रीज किया जाए। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में आपको पता ही है ज़्यादातर कौन से नेशंस है, डेवलपिंग नेशंस, ज़्यादातर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है। इसलिए इंडिया चाहता है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, उनको क्या मिल जाए, उनको रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, एडुकेट रिप्रेजेंटेशन मिल जाए। और ओबियसली इंडिया ये क्लेम भी कर सकता है, जो चाहता है कि मुझे परमानेंट मेंबरशिप चाहिए, इसके पास ऐसा क्राइटेरिया है। फॉर एग्जांपल एक सेकंड पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड में और इमर्जिंग इकानमी वो भी है, एक अच्छी खासी इकानमी भी है। और अभी तक जो भी यूएनए ने इनिशिएटिव्स लिए, हर एक इनिशिएटिव को इंडिया ने सपोर्ट भी किया और पार्टिसिपेट भी किया। इतना ही नहीं, अगर हम देखेंगे जो पीस कीपिंग फोर्सेस है, पीस कीपिंग मिशंस है, उनमें भी इंडिया का सब्सटेंशियल रोल रहा। लेकिन जो कंसर्न्स है इंडिया को इंडिया के रिलेटेड कि इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी में जो सीट मिलनी है, मेंबरशिप मिलने के लिए, परमानेंट मेंबरशिप मिलने के लिए जो कंसर्न्स है वो ये है कि कुछ कंट्रीज़ ऐसे है कि जो इसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ पे क्वेश्चंस राइज करते हैं कि नहीं एक न्यूक्लियर स्टेट है, इसको अगर मेंबरशिप मिलेगी तो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कुछ इंडिया पाक के रिलेशंस को लेके कंसर्न्स क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं। इवन के वहाँ पर कंट्रीज जैसे कि नेबर कंट्री पाकिस्तान भी नहीं चाहता
चाइना भी नहीं चाहता। और इतना ही नहीं कि ये एक्चुअली 4 जिनको इनको G4 कहा जाता है, 4 कंट्रीज़ है जैसे जर्मनी, इंडिया, जापान एंड ब्राज़ील, जो चाहता है कि हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या मिले, जगह मिले, परमानेंट मेंबरशिप मिले। इस तरह से इंडिया को अगर परमानेंट मेंबरशिप मिले, वो भी चाहता है कि हमें भी साथ साथ में मिले। तो इस सिचुएशन में इंडिया को जो परमानेंट मेंबरशिप, वो थोड़ा बहुत एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस लग रही है। लेकिन कुछ मेंबर्स, परमानेंट मेंबर्स है जो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे USA है, जैसे इंडायरेक्टली फ्रांस भी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन चाइना फैक्टर है, चाइना अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो आई होप कि मुझे ये चीज़ें आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन है प्लीज़ आप पूछिएगा। थैंक यू।